हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम जो हमारा टॉपिक रनिंग में चल रहा है, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस में हमने डिफरेंस किया था कि एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं, और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कसेले या कड़वे होते हैं जो लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो यहाँ ये थोड़ी सी बात और हम करते हैं कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, लेकिन नीले को वापस लाल नहीं कर सकता। वो काम कौन करता है? वो अम्ल करता है नीले को लाल करने का। तो इसमें ये ध्यान रखना। तो कभी कभी बच्चे ऐसे कहते हैं कि क्षार जो होता है लाल को नीला करते हैं और नीले को लाल करते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अम्लों को बांटा गया है, अम्लों के प्रकार को। तो देखो, अपने बात करते हैं अम्लों के प्रकार को किस प्रकार से बांटा गया है। अम्ल की अगर बात करें तो अम्ल दो प्रकार में बांटे गए हैं। एक तो होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, या इनका एक नाम हम ले सकते हैं, इनको हम खनिज लवण भी कह सकते हैं। खनिज अम्ल, सॉरी लवण नहीं, अम्ल। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल, या इसको इंग्लिश में कहेंगे वीक एसिड्स, या इस दुर्बल श्रेणी के अंदर आ जाएंगे आपके कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल भी इस श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो ये जो खनिज लवण है, आपको पता है उद्योगों में पेंट वार्निश विरंजक के रूप में, या कोई भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत बड़े स्तर पे इनका उपयोग किया जाता है। और ये जो दुर्बल अम्ल है, ये हमारी डेली रूटीन में दिनचर्या के अंतर्गत काम आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर बात करें हम, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, इनकी पीएच जो होती है। अगर मैं पीएच की बात करूं तो इनकी जो पीएच है, इनकी पीएच न्यूनतम होती है। कैसी होती है? न्यूनतम होती है। इनकी पीएच न्यूनतम होती है। और इनकी पीएच क्या होती है? इनकी पीएच क्या होती है? पीएच इनकी उच्चतम होती है। उच्च होती है, उच्च लिखो, उच्चतम नहीं, उच्च लिखो। यानी कि अगर लगभग की बात करें तो ये 5 से 6.9 के बीच में इनकी पीएच हो सकती है, ठीक है। और इनकी पीएच लगभग में बात करें तो 0 से लगा के 5 के करीब करीब हो सकती है, ठीक है जी। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में घुलने पर तुरंत क्या दे दे? H+ आयंस देते हैं। जैसे जल का आयोनाइजेशन होता है, तुरंत H+ आयन दे देते हैं। ध्यान रखना, यहां पे मैं एक बात बता रहा हूं कि एसिड एंड बेस की 3 हाइपोथेसिस थी, संकल्पनाएं थी। उनमें से ये जो H+ वाली है वो आरहेनियस की है। किसकी है? आरहेनियस की संकल्पना है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूं कि आरहेनियस ने कहा था जिनके पास H+ आयन होता है, जो दे देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। और जिनके पास OH- होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है, और वो देते हैं, तो वो क्षार कहलाते हैं। ध्यान रखना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पे कि इनमें क्या होता है कि ये तुरंत जल में घुल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेस
अगर देखें तो मान लो ये आपका प्रबल अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये आपका है जल, ठीक है। तो यहां पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम ऐसे लिखेंगे, SA है, और यहां पे ये किसके रूप में काम करता है, एक बेस के रूप में, क्षार के रूप में कार्य कर रहा है। कौन? जल। जल के बारे में भी मैं बात कर लेता हूं कि जल की उभय प्रोटोनिक नेचर होती है। उभय मतलब दोनों, यानी कि ये बेस की तरह भी बिहेव करता है जब इसके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है जब इसके पास में बेस हो, ठीक है। तो इसकी जो नेचर है वो दोनों तरह की हो सकती है। यहाँ पे अगर एसिड है तो बेस बन जाएगा, यहाँ पे अगर बेस है तो ये एसिड बन जाएगा। इस जल के बारे में थोड़ा आप ध्यान रखना। अब मित्रों देखते हैं कि ये क्या करेगा, ये H+ देगा, तो इसका H+ और इसका Cl-, ये जो H+ की मात्रा बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक्टिव है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये अपना H किसको दे देगा, जल को दे देगा, तो जल बन जाएगा H3O+, और ये Cl-। और आपको पता है कि ये जो H3O है इसका नाम हाइड्रोनियम आयन कहा गया। इसको क्या नाम दिया गया है, हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। तो प्रबल अम्ल में किसकी मात्रा ज्यादा होगी, हाइड्रोनियम आयन की या H+ आयन की बहुत ज्यादा मात्रा होगी। खैर, अब हम बात करते हैं कि प्रबल अम्ल होते कौन कौन से हैं। तो प्रबल अम्ल जो होते हैं उनके बारे में कुछ मुख्य है प्रबल अम्ल है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये होते हैं, एक छोटा सा कोड वर्ड डालो, फसल बरी। ज़्यादातर बच्चों को मैं ये बताता हूँ कि ये कोड वर्ड आप याद रखो, फसल बरी। फसल बरी, फसल बरी को हम ऐसे लिख सकते हैं, फसल बरी, ठीक है जी। ये आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके तत्व हैं। हम यहाँ पे अगर इसके आगे H लगा लें, इनके आगे H लगा लें, तो ये क्या बन जाएंगे, सारे के सारे प्रबल अम्ल बन जाएंगे। ये कौन सा अम्ल है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ये कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये कौन सा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। ये कौन सा, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है। अब हम इनके अलावा ये सारे याद हो जाएंगे आपको, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाइड्रोजन नाम क्या है इसका, फ्लोराइड, फ्लोराइड। इसके बाद में ये हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड। मित्रों यहाँ पे ध्यान रखना आप, जो ऋणायन होता ना, ये ऋणायन है पीछे, इनके पीछे प्रत्यय जो है आइड लगता है। यहाँ पे ये भी आप छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखते जाएं। नेक्स्ट इसके अंदर देखें तो इनकी पीएच आपको बताई दी 6.9 और 5 के मान लो बीच में होती है, और ये जल में बड़ी मुश्किल से H+ आयंस देते हैं। ये बड़ी मुश्किल से जल में H+ आयंस देते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। होते कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होते हैं, एक तो ध्यान रखना इसमें, इसको हम नाका से याद कर सकते हैं, दो ही याद करो आप ज़्यादातर, नाका, Na और K और Ca, ठीक है। अब इसमें देखो आप, सॉरी, इसके अंदर जो एसिड्स है वो है, एक तो CH3COOH, एक है HCOOH, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, और इसका नाम है जी फॉर्मिक
अम्ल, ठीक है, ये फॉर्मिक अम्ल। अब इसके बाद में हम अगर प्रबल अम्लों की कैटेगरी में आगे बात करें तो 3 अम्ल और हैं मित्रों, वो कौन कौन से हैं उसका भी यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा जो 3 अम्ल है वो कौन कौन से हैं। पहला है HNO3, इसका नाम है जी नाइट्रिक एसिड, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है जी। उसके बाद में है H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। इसको कह सकते हैं हम गंधक का अम्ल, ठीक है। और फिर है आपके HCl जो पहले आया था, इसका नाम आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है जी। अब देखो HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है। तो इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट सांद्र अम्ल होते हैं। और इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो देखो HCl की अगर बात करें तो इसका भी एक विशाल जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो HCl के क्या क्या उपयोग है वो यहीं इसी जगह पर ही अगर हम करें तो हमें बहुत लाभ होगा। देखो HCl के क्या क्या उपयोग है। HCl का वैसे तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि HCl जो है ये एक, इसकी pH 0 से लगा के 2.2 तक रह सकती है। यही एक ऐसा अम्ल है वास्तव में जो बहुत न्यूनतम तक इसकी pH रह सकती है। दूसरा, HCl किस में पाया जाता है, ये अमाशय के किस में पाया जाता है, जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम है, ठीक है। आपको यहीं पे मैं बता देता हूं कि अमाशय के अंदर ये क्या क्या काम करता है। ये जो काम करता है अमाशय में, एक तो जो वाल्व होते हैं ना अमाशय के अंदर, 2 वाल्व होते हैं। कौन सा, एक तो होता है कार्डियक, नाम है अवरोधनी वाल्व, और एक है पाइलोरिक अवरोधनी वाल्व, ठीक है। इन दोनों को बंद करने का और खोलने का नियंत्रण इसके पास ही है। बाकी अमाशय के अंदर जो निष्क्रिय एंजाइम पाए जाते हैं ना, जैसे पेप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिन है, जो निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य भी कौन करता है, HCl करता है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसकी कि HCl जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर अगर कीटाणु हो, जीवाणु हो या कोई भी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ चले गए हो तो उनको भी मारने का कार्य HCl कार्य करता है। दूसरा, भोजन के अंदर जो जठर रस के अंदर सॉलिड पदार्थ, भोज्य पदार्थों के पार्ट पाए जाते हैं, उनको गलाने का कार्य, उनको मुलायम बनाने का कार्य भी कौन करता है, ये HCl अम्ल करता है। इसके काफ़ी ज़्यादा है। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर HCl अम्ल इतना पावरशील है, कितना पावरशील है। मैंने कहा पावरशील इतना है कि अगर आप हाथ पे ऐसे रखते हो तो हाथ जल जाता है और हो सकता है कि हाथ में से छेद निकल जाए, इतना ज़्यादा ये घातक होता है। तो बच्चों का दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सर ये फिर इतना ज़्यादा घातक है तो हमारे पेट में कैसे रहता है। मैंने कहा ये पेट में इसलिए रहता है क्योंकि हमारे अमाशय के आंतरिक जो स्तर है उस पर श्लेष्मा का स्तर होता है जो म्यूकस का स्राव कर देता है, जो चिकना पदार्थ होता है, और वो अमाशय को क्या करता है, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल एक पॉलिश हो जाती है उसकी, जिसके कारण इसका जो प्रभाव होता है
वो अमाशय की भित्ति पर नहीं पड़ता। लेकिन मित्रों ध्यान रखना यहाँ पे, अगर एसिडिटी हो जाती है और ये ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो पेट के अंदर, अमाशय के अंदर अल्सर भी, छाले भी बन जाते हैं, और जैसे वोमिटिंग होती है या किसी भी माध्यम से ब्लड भी निकलता रहता है, तो वो इसके कारण ही होता है कि एसिडिटी ज़्यादा बन गई। अब एसिडिटी ज़्यादा बन गई तो इसलिए क्या चाहिएगा, इसलिए इसका एक एंटासिड है जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो एक एंटासिड है। तो उसको लेने से क्या है, इसकी जो पीएच होती है अमाशय की वो थोड़ी बढ़ जाती है। या अगर दूध है, मान लो ताज़ा दूध गर्म किया, ठंडा किया, पिया, उसकी पीएच भी लगभग 6 होती है। तो दूध की पीएच 6 होती है, इससे तो यानी कि 2.2 से तो बहुत अबव हो जाएगी 6, इसलिए वो एसिडिटी को भी सही करने में कामयाब है। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं HCl के बारे में और भी बातें। दूसरी बातें हैं कि आपको पता है जब नमक होता है ना, सोडियम क्लोराइड, उसको शुद्धिकरण के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसमें से क्या प्रवाहित की जाती है, HCl का प्रवाह किया जाता है। ठीक है, HCl का क्या किया जाता है, प्रवाह किया जाता है। उसके बाद में HCl से और क्या क्या उपयोग है, उद्योग धंधों में या बॉयलरों को साफ करने में, बॉयलरों को, या जो आपके क्या बोलते हैं उसको, सैनिटरी होता है उनको साफ करने में, सैनिटरी को साफ करने में, पेंट में, वार्निश में आदि में HCl का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये प्रबल अम्ल के बारे में हमने HCl के बारे में देखा, आप इसके बारे में थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट अपना आ रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपको पता है मित्रों सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि अम्लों का राजा और अम्ल राज एक ही है, नहीं, ये अम्लों का राजा H2SO4 होता है और अम्ल राज जो होता है वो एक्वारेजिया होता है, उसमें हम थोड़ा आगे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम H2SO4। आपको पता है H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड्स को गंधक अम्ल कहते हैं क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाता है। आपको पता है सल्फर किस किस में पाया जाता है, सल्फर हमारे बालों में भी पाया जाता है। ठीक है, सल्फर जो है लहसुन में, प्याज में, जितनी भी आपको ये तीखी गंध वाली जो मूली है, और सल्फर जो है काफ़ी ऐसे पदार्थों में सल्फर पाया जाता है। ये एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, और ये लाभदायक भी होता है। सल्फर खेतों में भी उर्वरक के रूप में भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। तो सल्फर जो है, सल्फ्यूरिक एसिड्स जो है एक ऐसा है, अब इसके थोड़े यूजेस लिख लो। जैसे इसका उपयोग किस किस में है, सेल में, बैटरी में, उद्योगों में। ठीक है, सेल में, बैटरी में, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा इसको क्या कहते हैं, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है इसको। तीसरा इसके अंदर अगर बात करें तो मित्रों देश की जो औद्योगिक क्रांति होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश की जब औद्योगिक क्रांति होती है तो उसके अंदर कितनी खपत H2SO4 की होती है। तो H2SO4 की जितनी खपत होती है उससे उस देश की प्रोग्रेस का अंदाजा लगाया जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि देश की औद्योगिक क्रांति की, देश की औद्योगिक क्रांति में H2SO4 की खपत पर क्या लगाया जाता है, माप का अनुमान लगाया जाता है। किसके माप का, कि प्रोग्रेस कितनी हुई, उसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है भाई, ये H2SO4 के बारे में हमने बात की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं HNO3 की, नाइट्रिक एसिड्स की। ठीक है जी, तो देखो जी, इसको बोलते हैं HNO,
3 नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है जी, नाइट्रिक एसिड्स की बात करें तो नाइट्रिक एसिड्स की अगर बात करते हैं हम तो ये किस किस में काम में आता है? उर्वरक में, ये भी उद्योगों में काम आता है। मेन इसका अगर हम बात करें तो ये एक्वारेजिया बनाने में काम आता है। एक्वारेजिया क्या है? इसको हिंदी में कहा गया है अमल राज। तो अमल राज और अमलों के राजा में फर्क है, ध्यान रखना। एक्वारेजिया एक ऐसा यौगिक है जो सोने और चांदी के बने गहनों को धोने के काम आता है। और इसका जो ये बनता कैसे कैसे है? HCl और HNO3 के मिश्रण से बनता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका रेशो क्या होता है? इनका रेशो जो होता है वो 3:1 होता है। अब ये अनुपात कभी कभी बदल के लिख देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसके अनुपात को देखो, यहाँ पे 3 है तो HNO3 कितना लेना पड़ता है? 1 ही लेना पड़ता है। अगर हम बात करें कि लीटर में तो 1 लीटर इसका ले लो और 3 लीटर HCl का ले लो, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो एक्वारेजिया का बनता है। अब देखो इसमें जहां पे 1 है वहां पे 3 लगा दिया, जहां पे 3 है वहां पे 1 लगा दिया। तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि इसका अनुपात जरूर पूछा जाता है। जो ये कभी कभी तो सोने को और चांदी को इसको पिघला भी देता है, पिघलाने में भी इसका काम यूज लिया जाता है। तो ध्यान रखना, जो सोना चांदी के गहने को धोने के लिए आते हैं वो इसी का ही प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं मित्रों अपने दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल के बारे में अगर बात करें तो दुर्बल अम्ल हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जो अम्ल है, जैसे मान लो कि सबसे पहले अगर बात करें दुर्बल अम्ल में तो है HCOH, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड्स। फॉर्मिका चिंटी को कहते हैं, लाल चिंटी होती ना, जैसे खाती है काटती है तो हमारे वो स्वेलिंग आ जाती है, तो वो इसी की वजह से आती है। फॉर्मिक कहते हैं। तो ये किससे प्राप्त होता है? चिंटियों से प्राप्त होता है। तो चिंटी से प्राप्त होता है। और इसका एक नाम और है, कार्बन 1 है इसलिए इसका नाम हम कहेंगे मेथोनोइक एसिड्स भी इसको कह सकते हैं। मेथोनोइक एसिड्स भी इसको कहते हैं, मेथोनोइक एसिड। दूसरा, इसकी तरह ही इसमें COOH ग्रुप आ जाता है। अगर यहाँ पे CH3 करके यही लगा दे COOH तो इसका नाम है एसिटिक एसिड्स और इसका कार्बन इसमें कितने पाए थे? 2, तो इसका नाम है एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इंग्लिश में लिखो तो आप ये M हटा दोगे तो ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये एसिड हम जो है सिरके से प्राप्त करता है। ये किससे प्राप्त होता है? सिरका आपको पता है, बेकरी में बिस्किट या ब्रेड बनाने में सिरके का प्रयोग किया जाता है। अचार मुरब्बों में, कुरकुरे बनाने में या गोलगप्पे बनाने में उनको कड़ापन यानी कि वो करारे बने, इसका उपयोग एसिटिक एसिड्स का किया जाता है। दूसरा, मैलिक एसिड्स, ये भी एक दुर्बल अम्ल है। मैलिक अम्ल ये सेब में पाया जाता है। ठीक है, मेलम सेब को कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो ये उसमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड्स, लैक्टिक अम्ल, ये दूध या दही दोनों में पाया जाता है। लैक्टोमीटर किसको कहते हैं? दूध की शुद्धता को मापने वाला। तो ये लैक्टिक अम्ल याद रख लेना आप, दूध या दही में पाया जाता है। उसके बाद में है आपके ऑक्सैलिक एसिड्स, ये आपके टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि ब्यूटायरिक अम्ल, ये पाया जाता है मक्खन में। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें हम टार्ट्रिक अम्ल,
टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इसके अंदर, आपके क्या बोलते हैं उसको, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में है आपके सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। और आपके एस्कॉर्बिक अम्ल ये पाया जाता है संतरों में आदि में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल होते हैं जो हमारे काम में आते रहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा कि साबुनीकरण क्या है, उदासीनीकरण क्या है, और मुख्य जो रासायनिक पदार्थ है जो हमारे काम में आते हैं उनके क्या उपयोग है, क्लोरीनीकरण क्या है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास जो आपके जीवन में काम आएगा और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।